हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार का पार्ट 11। तुम्हारे साथ होने पर भी मुझे रोका जाएगा? हाँ, तुम्हें बाहर ले जाना मेरी हद के बाहर की बात है। मौनी ने पुनः चाय का घूंट लिया। मैं आज मालूम कर लूँगी कि सर ने तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी है या नहीं। अगर नहीं लगा रखी तो हम दौलत के साथ कल ही यहाँ से बाहर निकल चलेंगे। ठीक है, मौनी ने सहमति से सिर हिलाया। यहाँ से जाकर मैं अपने कामों में लगती हूँ। हमारा ज़्यादा देर इकट्ठा रहना ठीक नहीं है, कोई शक खा जाएगा। शाम को ओहदेदारों ने तुमसे 2 मुकाबलों की परीक्षा लेनी है। खुद को उसके लिए तैयार करो। सरसों के तेल की मालिश कर दे, तैयारी हो जाएगी। लंच तक सूरज सिंह लौट आया। जुगल किशोर को लंच के लिए अपने पास ही बुला लिया। दोनों ने लंच इकट्ठे किया। पास खड़ी मोरनी उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रख रही थी। चेहरे से अब वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसने कोई गड़बड़ की है। जुगल किशोर, लंच के दौरान सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे 4 टेस्ट बाकी हैं। उनमें से 2 टेस्ट तुमने हर हाल में जीतने हैं। जुगल किशोर सिर हिलाकर रह गया। मेरे ओहदेदार हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम्हें सर न बनने दें, और तुम्हें कोशिश करनी है कि उनके इरादों पर पानी फेर दो। मैं हर हाल में तुम्हें अपनी जगह पर बिठाना चाहता हूँ। सूरज सिंह मुस्कुराया। अगर मैं ओहदेदारों के सामने फेल हो गया तो? जुगल किशोर बोला, तब मेरी क्या स्थिति होगी? इस बारे में मैंने नहीं सोचा। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि तुम सफल रहोगे। सूरज सिंह ने उसे देखा। मुझे मालूम है, अपनी कोशिश में मैं सफल हो ही चुका हूँ। जवाब में जुगल किशोर मुस्कुराया। कुछ मालूम है वे मुझे क्या करने को कहेंगे? मैं नहीं जानता। ये पूरी तरह उनका मामला है। इससे मेरा दखल देना ठीक नहीं है, सूरज सिंह ने कहा। वे देख रहे हैं जिसे मैं सर बना रहा हूँ, वह अपनी जगह के काबिल है भी कि नहीं। इस कुर्सी तो क्या, उसकी बाँ पर बैठने के भी काबिल नहीं हूँ मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, काबिल हूँ मैं? कुछ कमियाँ हैं, उन्हें पूरा कर दूंगा। तब तुम मेरे सारे ओहदेदारों से बेहतर बन जाओगे। शुक्रिया, तुम मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो। मैं अपना बढ़िया वारिस तैयार कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना लालच है। तुम हिम्मत से काम लेना। मेरे ओहदेदार तुम्हें जो भी करने को कहे उन्हें पूरा कर दिखाना। कहने का साथ ही सूरज सिंह ने पास खड़ी मोरनी को देखा। और तुम कल जैसी बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करोगी? यस सर, मोरनी ने फौरन सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारे ओहदेदारों की परीक्षा पर खरा भी उतर जाता हूँ तो क्या वे आसानी से मुझे सर कबूल कर लेंगे? सूरज सिंह ने के चेहरे पर गंभीरता उभरी। मैं जानता हूँ उस स्थिति में भी वो कोई परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। जब मैं खिसक जाऊँगा तब सामना करना अपने ओहदेदारों का। शाम के ठीक 4 बजे कल की तरह सब ओहदेदार हॉल में मौजूद थे। सूरज सिंह अपनी कुर्सी पर मौजूद था। जुगल किशोर भी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मोरनी सबके आगे बियर का गिलास रख चुकी थी। आज सूरज सिंह बोला, तुम लोग जुगल के 2 टेस्ट ले सकते हो। सर, गिरीश ने बियर का घूंट भरा। बेहतर होता कि आप यह बात हम पर छोड़ देते कि सर कौन बनता। बाहरी आदमी को लाकर आपने हमारी सिरदर्दी बढ़ा दी है। हमारा कीमती वक्त खराब हो रहा है। सूरज सिंह शांत भाव से मुस्कुराया। मुझे तुम लोगों के कीमती वक्त का पूरी तरह एहसास है, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी है। शुरू करो। कई पलों के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। भीमराव लापरवाह सा आराम से गिलास थामे छोटे छोटे घुट भर रहा था। तभी गिरीश उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जुगल किशोर की ताकत देखना चाहता हूँ। उससे 2-2 हाथ करूँगा। ये तो मेरे हाथ पांव तोड़कर रहेगा। गिरीश 6.25 फीट लंबा सेहतमंद व्यक्ति था। चेहरे पर दृढ़ता भरी रहती थी। देखने पर ही इस बात का एहसास हो जाता था कि वो दमखम वाला इंसान है। सूरज सिंह ने जुगल किशोर को देखा और सहमति से सिर हिला दिया। बुढ़ऊ पूरा बंदोबस्त कर रहा है मेरी रगड़ाई का। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। गिरीश मुस्कुराया, विजेता वाली मुस्कान।
दोनों टेबल से हटकर खुली जगह पर आ गए। सबकी निगाह उन पर थी। हार जीत का फैसला कैसे होगा? जिगल किशोर ने पूछा। जब सामने वाला मुंह से हार कह देगा। गिरीश मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब कि मार खाने वाला खाते खाते बेहोश हो जाए, लेकिन वह तब तक नहीं हारेगा जब तक कि उसके मुंह से हार न माने? जुगल किशोर ने कहा। ठीक समझे, ये तो गलत बात है। क्यों? गिरीश के माथे पर बल पड़े। तुम मेरे हाथों बार बार मार खाकर बेहोश होते रहे और होश में आकर फिर लड़ने लगे। इस तरह तो 10 दिन बीत जाएंगे, हार जीत का फैसला ही नहीं होगा। जिगल किशोर ने होठ सिकोड़े। गिरीश के दांत भींच गए। तो तुम मुझे मार मार कर बेहोश करोगे? यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तभी नारायण दास कह उठा। गिरीश, ये ठीक बोलता है, तुम्हें हार की सीमा तय करनी चाहिए। गिरीश ने सख्त निगाहों से जुगल किशोर को देखा। तुम क्या चाहते हो? लड़ाई के दौरान नीचे गिरने वाला 10 सेकंड तक नहीं उठा तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। मंजूर है, गिरीश ने शब्दों को चबाकर कहा। जब ज़्यादा ठुकाई शुरू हुई तो 10 सेकंड के लिए नीचे पड़ा रहकर खुद को बचा सकता हूँ। अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है, नारायण दास बोला। 1 2 3 और अगले ही पल गिरीश जुगल किशोर पर टूट पड़ा। जिगल किशोर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहला गुस्सा चेहरे पर, दूसरा छाती पर, तीसरा पेट में। जुगल किशोर दोहरा होकर नीचे बैठता चला गया। तभी गिरीश ने उसे ठोकर लगानी चाहिए कि जुगल किशोर ने उसकी टांग पकड़कर झटका दिया तो गिरीश नीचे जा गिरा। जुगल किशोर उसके साथ जोक की तरह चिपक गया। अपनी बाहें उसके बदन के गिर्द कस ली। अगले ही पल गिरीश जोरों से तड़पा। उसकी पीठ में सुई की तेज चुभन हुई। हुआ यह था कि बार काउंटर के पास खड़ी मोरनी ने देखा कि जुगल किशोर का घड़ी वाला हाथ गिरीश की पीठ पर टिका हुआ है और घड़ी घूमकर गिरीश की पीठ से सटी हुई थी और उसी तरफ से सुई निकलकर कलाई पर चुभती थी जो घड़ी उसने जुगल किशोर को दी थी। सही मौका पाकर मोरनी अपनी घड़ी के सुई वाले बटन को बार बार छेड़ने लगती, जिसके एवज में जुगल किशोर की घड़ी की सुई निकलकर बार बार गिरीश की पीठ पर चुभने लगी। गिरीश के जिस्म में पीड़ा की तीव्र लहरें उठने लगी। जब वह जुगल किशोर की पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाया तो जोरों से चीखा। सर, ये चीटिंग कर रहा है। कैसी चीटिंग? वाडिया ने फौरन पूछा। मेरी पीठ पर सुई चुभो रहा है। सबकी निगाह फौरन सूरज सिंह की तरफ गई। सूरज सिंह के होठ बिछ गए। स्टॉप! सूरज सिंह के कहते ही जुगल किशोर और गिरीश उठकर खड़े हो गए। गिरीश सुलगती नज़रों से जुगल किशोर को देखने लगा, जबकि जुगल किशोर की समझ में कुछ नहीं आया। तुमने गिरीश की पीठ पर सुई चुभाई? सूरज सिंह ने बिचे होठों से जुगल किशोर से पूछा। मैं ऐसे घटिया काम नहीं करता, जुगल किशोर शांत स्वर में बोला। मैं सच्चा इंसान हूँ। सूरज सिंह ने गिरीश को देखा। अपनी पीठ दिखाओ। गिरीश फौरन सूरज सिंह के पास पहुंचा और कमीज ऊपर उठाकर पीठ दिखाई। वहाँ वास्तव में सुइयां लगने के ताज़ा निशान नजर आ रहे थे। जुगल किशोर की तलाशी लो, नीचे की जगह पर भी देखो, कहीं सुई पड़ी होगी, सूरज सिंह ने आदेश दिया। रूप सिंह और अमरपाल जुगल किशोर की तलाशी लेने में लग गए। नटवर और दारूवाला फर्श पर से सुई की तलाश करने लगे। ये क्या तमाशा है? जुगल किशोर बारी तौर पर उलझन में था। मेरे पास सुई कहाँ से आ गई? गिरीश के बदन में सुई क्यों लगाऊंगा? यह सब इनकी चाल है। जो हमसे ही हेरा परे करे वो हमारा सर नहीं बन सकता, वाडिया ने कठोर स्वर में कहा। मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की, जुगल किशोर ने गुस्से से कहा। अभी मालूम हो जाएगा, वाडिया ने खा जाने वाले स्वर में कहा। रूप सिंह, अमरपाल जुगल किशोर को बारीकी से तलाशी ले रहे थे। नटवर सिंह और दारूवाला फर्श पर से सुई तलाश करने में लगे थे कि कहीं जुगल किशोर ने सुई का इस्तेमाल करके उसे फर्श पर न फेंक दिया हो। चेहरे पर कठोर भाव समेटे सूरज सिंह ने सिगरेट सुलगाई। भीमराव हाथ में पकड़े गिलास में घूट घूट भर रहा था। गिलास को थामे वो चुप रहा था। मोरनी शांत स्वर में बार काउंटर पर टेक टिकाए खड़ी थी।
सुई ने न तो मिलना था और न ही वो मिली। बस बहुत हो गया, सूरज सिंह ने सख्त स्वर में कहा। जब से मैंने जुगल किशोर के सर बनने की बात कही है, तब से तुम लोग कोई न कोई तमाशा कर रहे हो। कल भी दोनों बार ऐसा ही हुआ था। पंजा लड़ाते हुए दारू वाला बोला कि उसे किसी ने कुछ चुभोया है। जब सिगरेट का निशाना लगाया गया तो कहा गया कि 2 गोलियां चली है, जबकि सब यहाँ मौजूद थे और ढूंढने पर भी दूसरी गोली और उसका निशान नहीं मिला। और अब यह नया तमाशा खड़ा कर दिया। सर मेरी पीठ, गिरीश ने कहना चाहा। ये सब निशान मुकाबले से पहले भी बने हो सकते हैं, क्योंकि मुकाबले की पेशकश तुमने ही रखी थी। पहले ही तय कर रखा होगा कि जुगल किशोर को कैसे बदनाम करना है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गिरीश अपने पर लगे इल्ज़ाम की वजह से हक्का बक्का रह गया। भीमराव ने अपना गिलास खाली करके टेबल पर रखा और सूरज सिंह से बोला, सर। भीमराव का स्वर शांत था। हम जुगल किशोर को अपना सर मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक परीक्षा के बाद। सबकी निगाहें भीमराव की तरफ उठी। सूरज सिंह ने कठोर निगाहों से भीमराव को देखा। यह साला अब मेरे मरने का कोई पक्का इंतजाम करेगा। तुम्हारी कही बात सब पर लागू होती है? सूरज सिंह बोला, यह सब तुम्हारे साथ है? हाँ। सूरज सिंह ने सब पर नज़रें मारी। कईयों के चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट नजर आ रही थी। सूरज सिंह की निगाह पुनः भीमराव पर आ टिकी। मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बात से मुझे सब सहमत नहीं लगते। सूरज सिंह के शब्दों पर भीमराव ने अन्यों को देखा। भीमराव तुम, नटवर ने कहना चाहा। मेरी बात पर भरोसा रखो। भीमराव ने यह शब्द कुछ ऐसे ढंग से कहे कि नटवर को चुप हो जाना पड़ा। लेकिन हमें भी तो मालूम हो कि अमरपाल ने कहना चाहा। अभी मालूम हो जाता है। अगर उसके बाद भी किसी को इनकार हो तो कर दे, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। कोई कुछ न बोला। भीमराव ने सूरज सिंह पर नज़र मारी। सर, भीमराव अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा, हमारे धंधे में सबसे अहम काम होता है बुरे हालातों में कीमती माल को हर मुसीबत से बचाकर सही ठिकाने पर पहुंचाना। सूरज सिंह भीमराव को देखता रह गया। हमें पहला खतरा पुलिस का होता है और दूसरे खतरे आते हैं जगनलाल जैसे लोगों जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। कभी कभी तो एक ही बार में पुलिस और दूसरे हमारे कीमती माल के पीछे लग जाते हैं। पुलिस की कोशिश होती है कि हमें माल के साथ पकड़ें और दूसरे माल को उड़ाना चाहते हैं। जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो बहुत ही खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। अपनी जान के साथ साथ माल को भी बचाना होता है। जो यह काम कर जाता है उसे हम लोग अपने धंधे का मास्टर मानते हैं। सूरज सिंह ने खामोशी से सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूँ जुगल किशोर हमारे धंधे का मास्टर है या नहीं। अगर है तो यह हमारा सर होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तू वैसे ही मेरी गर्दन काट दे, तड़पा तड़पा कर मारने को क्यों तुला हुआ है? यह काम कैसे करना चाहते हो? सूरज सिंह ने पूछा। बुढ़ऊ, सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। यह सब तेरा किया धरा ही सामने आ रहा है। सर, भीमराव ने सब पर निगाह मारी, फिर सूरज सिंह को देखने लगा। कल दिन ठीक 12 बजे जुगल किशोर कार में 10 लाख की कोकीन लेकर निकलेगा। यह किन किन रास्तों से जाएगा वो हम उसे समझा देंगे, बल्कि आज रात में ही दिखा भी देंगे। इसके निकलने के ठीक 10 मिनट बाद पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दे दी जाएगी कि फला फला कार में 10 लाख की कोकीन जा रही है। जिस रास्ते से वो कार गुजरेगी कम से कम 2 जगह के बारे में पुलिस को टिप दे दी जाएगी। पुलिस के पास जब ऐसी खबरें पहुंचती है तो उन्हें इस तरह की टिप भी मिल जाती है। हर कोई गंभीरता से उसकी बात सुन रहा था। साथ ही 2-4 ऐसे लोगों को जो इस तरह का हराम का माल लूटने की फिराक में रहते हैं, उन्हें भी 10 लाख की कोकीन के बारे में बता दिया जाएगा। यानी कि पुलिस के साथ साथ वे भी जुगल किशोर के पीछे लग जाएंगे। यह सारा काम 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में जुगल किशोर को पुलिस और बदमाशों की निगाहों से बचकर उस जगह तक पहुंचना होगा जो जगह
उसे बताई जाएगी। उल्लू के पट्टे ठग को ठगने पर लगे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर वह सफल हो जाता है तो हम इसे अपना सर कबूल कर लेंगे। हाँ, गिरीश ने फौरन सिर हिलाया। यह बहुत अच्छा आइडिया है। भीमराव ने अन्य ओहदेदारों को देखा। किसी को मेरी बात पर कोई एतराज़? नहीं, मुझे भी नहीं। इस मामले में सब भीमराव के साथ थे। भीमराव ने सूरज सिंह को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। सूरज सिंह की गंभीर निगाह जुगल किशोर की तरफ उठी। जुगल किशोर, सूरज सिंह ने ठोस स्वर में कहा, अगर तुमने यह टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें मेरी कुर्सी मिल जाएगी। मैं जानता हूँ, जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस टेस्ट के दौरान कार में कोकीन होने की खबर बेशक फैला दी जाए, परंतु कोकीन न रखी जाए। क्यों? अगर मैं कोकीन के साथ पुलिस के हाथ लग गया तो 15-20 साल की जेल हो जाएगी। ऐसे हमें 10 लाख का अफसोस नहीं होगा। हम सोचेंगे कि 10 लाख गंवाकर नाकाबिल इंसान को अपना सर बनाने से बच गए। भीमराव ने जुगल किशोर की आंखों में झांका। यार, तू कौन से जन की दुश्मनी निकाल रहा है? मेरी कार में कोकीन न हो और पुलिस या बदमाशों के हाथ लग जाऊं तो उस स्थिति में भी मैं अपनी हार मान लूँगा। ऐसे में कार में कोकीन रखने की जरूरत ही नहीं है। जुगल किशोर ने पुनः कहा, लेकिन मैं ज़रूरत समझता हूँ। क्यों? मौत के खेल की अमली जमा पहनाकर खेला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। भीमराव ने सपाट स्वर में कहा, अगर तुम बच निकले तो सब ठीक है, पकड़े गए तो हमारे लिए बेकार हो गए, और बेकार आदमी को कुछ साल जेल में ज़रूर बिताने चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि उसने कभी सर बनने का सपना देखा था। ताज की चाह है तो तख्त हासिल होने की तमन्ना रखो। अपनी दुनिया की यही रीत है। भीमराव ठीक कहता है, नारायण दास बोला, क्योंकि सर बनने के बाद मौत का छत्र सिर पर आ जाता है और डरने वाला इंसान सर की कुर्सी नहीं संभाल सकता। यही तो हिम्मत देखनी है इसकी। मैंने कब कहा मैं हिम्मती हूँ? जबरदस्ती पकड़कर हिम्मत का तमगा लटका दिया गले में। सूरज सिंह ने सहमति भरे अंदाज से जुगल किशोर को देखा। यह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोकीन को कार में रखा जाएगा। तुम तैयार हो इस परीक्षा के लिए? सूरज सिंह बोला। जुगल किशोर मुस्कुराया, इस तरह जैसे बच्चों के बीच बैठा हो। यह जुदा बात थी कि भीतर ही भीतर उसके छनकने बजने शुरू हो गए थे। मेरे लिए यह काम मामूली है। मैंने तो सोचा था कि मुझे कोई बहुत बड़ा काम दिया जाने वाला है, जुगल किशोर ने लापरवाही से कहा और सूरज सिंह को देखा। भीमराव बेहद शांत स्वर में मुस्कुराया, मुझे खुशी है। यह तुम्हारे लिए मामूली काम है। तुम मुझे रास्तों के बारे में समझा दो। कल कार ले जाते समय किन किन रास्तों का इस्तेमाल करना है, इस शहर के बारे में मैं अनजान हूँ। तभी भीमराव के जेब में पड़ा मोबाइल फ़ोन बज उठा। फ़ोन निकालकर भीमराव ने बात की और इतना ही कहा, मैं अभी पहुँचा। कहने के साथ ही फ़ोन बंद किया और सूरज सिंह को देखा। सर जगनलाल के आदमियों ने बीच रोड पर हमारे 3 आदमियों को घेर लिया है। उन्हें सहायता की ज़रूरत है। फौरन जाओ। सूरज सिंह का लहजा कठोर हो गया। गिरीश, मेरे साथ चलो, भीमराव ने कहा और जुगल किशोर को देखा। आज वक्त नहीं मिल पाएगा। हम सुबह 6 बजे यहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हें साथ ले जाकर सारे रास्ते समझा दूंगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जुगल किशोर ने खामोशी से सिर हिला दिया। भीमराव गिरीश के साथ लिए बाहर निकलता चला गया। उसके बाद बारी बारी सब ओहदेदार इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। सूरज सिंह ने जुगल किशोर को देखा। भीमराव ने तुम्हें जो काम करने को कहा है, बहुत समझदारी में सोच समझ कर कहा है। इस तरह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कल तुम्हारा सलामत बच पाना आसान काम नहीं है। सूरज सिंह की बात पर जुगल किशोर खास जुगलिया अंदाज में मुस्कुराया। सूरज सिंह, मेरे लिए काम करना बच्चों का खेल है। पुलिस हो या पीछे लगे बदमाश, मेरी हवा तक नहीं पा सकेंगे। भीमराव की बात को मैं समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी कहूँगा। अगर वो मुझे ठीक तरह से जानता होता तो कम से कम यह काम करने को कभी न कहता। जुगल किशोर हौले से हंसा। अगर ऐसा है
तो मुझे खुशी होगी जुगल किशोर। कहने के साथ ही सूरज सिंह उठ खड़ा हुआ। बार काउंटर के पास खड़ी मोरनी शांत निगाहों से जुगल किशोर को देखे जा रही थी। जुगल किशोर की इस वक्त ऐसी हालत थी जुगल किशोर की इस वक्त ऐसी हालत थी जैसे नंगे बदन उसे एवरेस्ट की चोटी पर बिठा दिया गया हो। शायद उससे भी बुरी थी, जैसे उसका गला शेर के जबड़े में फंस चुका हो। भीमराव ने जो काम कल करने को कहा था, उस काम को वो तो क्या, उसकी आने वाली 14 पुश्तें भी नहीं कर सकती थी। ये तो हकीकत में काम करना था। अगर किसी फिल्म में भी उसे ऐसा सीन देना पड़ता तो कम से कम 100 से ऊपर रिटेक होते, तब भी सीन शायद ओके न हो पाता। अब जुगल किशोर का दिमाग दूसरी तरफ चलने लगा था। हीरे जवाहरात वाला भरा बैग बेड के नीचे पड़ा था। उसमें कम से कम 40 करोड़ का माल था। अब वक्त आ गया था कि बैग को लेकर चल पड़ना चाहिए, नहीं तो कल उसके साथ कुछ भी हो सकता था। भीमराव ने उसकी मौत का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि बैग को लेकर यहाँ से निकले कैसे। बाहर सूरज सिंह के आदमियों का कड़ा पहरा था। बैग के साथ देखकर कोई भी उसे टोक सकता था। यह काम में अकेले नहीं हो सकता था। उसने मोरनी की सहायता की, उसे सख्त ज़रूरत थी। बाद में उसे आधा माल देना भी पड़ा तो क्या हर्ज है, उसका काम तो संवर ही जाएगा। वैसे वो मोरनी को आधा तो क्या, उससे भी आधे का भी न देता, लेकिन उसकी फुर्ती और निशाना देख चुका था, इसलिए शराफत से मन ही मन यह बात स्वीकार कर लिया था कि सूरज सिंह के खिसकाए माल की वो आधी हकदार है। हाय हीरो। जुगल किशोर की गर्दन फौरन घूमी। दरवाजे पर मुस्कुराती मोरनी खड़ी थी। आ गई तूफान मेल, फांसी से निकलने की सोच रहे हो? हल्की हंसी के साथ वो आगे बढ़ी। जुगल किशोर उसे देखता रह गया। मोरनी सोफे पर बैठ चुकी थी। बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे वहाँ, वैसे फंस तो बुरी तरह गए हो। मोरनी मुस्कुरा रही थी। जले पर नमक छिड़क रही हो? न तो तुम जले हो और न ही मेरे पास नमक है। सोचा है कैसे बचोगे? अब सोचने को कुछ नहीं बचा, जुगल किशोर ने व्याकुल स्वर में कहा। बेड के नीचे माल पड़ा है, कोई रास्ता तैयार करो, उसे लेकर निकल चलते हैं। यही वक्त है बाग निकलने का। पकड़ लिया लंगोट? मोरनी मुस्कुराई। उठा ली लुटिया? समझदार इंसान वही होता है जो हवा के रुख के साथ चले, जुगल किशोर जल्दी से बोला। और इस वक्त लंगोट लुटिया तो कुछ भी नहीं, मैं दुम भी पकड़ सकता हूँ। मोरनी हौले से हंसी। प्लीज़, यह मजाक का वक्त नहीं है, यहाँ से निकलने की सोचो। वही तो सोच रही हूँ मेरे प्यारे, जल्दी कोई रास्ता निकालो, वरना रास्ता ही सोच रही हूँ। मोरनी एकाएक गंभीर हो गई। इस वक्त अंधेरा हो चुका है, ऐसे में यहाँ से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, किसी को भी शक हो सकता है। बाहर गनमैन मौजूद है। कमाल करती हो, रात का ही वक्त हमारे पास है और तुम कह रही हो मैं ठीक कह रही हूँ, मोरनी ने सोच भरे स्वर में कहा। बात तुम्हारी और मेरे निकलने की होती तो निकल चलते। सवाल उस बेग का है जिसके मुंह तक हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। किसी ने यूं ही कह दिया कि बेग खोलकर दिखाओ, तो बांस बनकर भी बरेली तक नहीं पहुंच सकोगे। गनमैनों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम्हारे साथ होते हुए वो बेग खोलने को कहे? गनमैनों को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। वो सर के अलावा हर किसी की तलाशी लेने का हक रखते हैं। किसी भी ओहदेदार को तलाशी ले सकते हैं। शक होने पर मुझे तो वे वैसे भी कुछ नहीं समझते। सर की तरफ से सख्त आर्डर है कि उन्हें सब ठीक चाहिए, इसलिए गनमैन जब तलाशी देने को कहे तो कोई मना नहीं करेगा। अब तुम ही सोचो, इस वक्त निकलना कितना गलत होगा। नहीं भी मरना है तो भी मरेंगे। जुगल किशोर ने होठ बींच लिए। सूरज सिंह कहाँ है इस वक्त? सर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मोरनी ने उसे देखा। जुगल किशोर ने व्याकुल भाव से सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मोरनी, जुगल किशोर बोला, मेरी जान के साथ साथ दौलत का भी सवाल है।
मैं न तो अपनी जान गंवाना चाहता हूँ और न ही दौलत। यहाँ के हालातों के बारे में तुम ज़्यादा जानती हो, बताओ कैसे निकला जा सकता है। 2 पल चुप रहकर मौनी बोली, रात आराम से निकालो, सुबह निकल चलेंगे। सुबह सुबह कब? करीब 10 या 11 के बीच। जुगल किशोर बेचैन हो उठा, तुम हालातों को समझ नहीं रही हो। 12 बजे वे लोग मुझे मौत के मुंह में झोंक देंगे। अगर 10-11 बजे हम नहीं निकल सके तो मैं लद गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं जुगल किशोर? मोहिनी ने प्यार से कहा। भरोसा तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया। तू क्या चीज़ है, वो बात नहीं है। तुम पर भरोसा नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? दरअसल बस बाकी की बातें यहीं छोड़ दो। सुबह 6 बजे भीमराव तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ले जाएगा। आराम से उसके साथ चले जाना।